एक बूढ़ी औरत सड़क पार करना चाहती थी। गाइज, यदि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के रूल नहीं पता हैं तो आप ट्रिक से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और वह ट्रांसलेशन एकदम सही होगा। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक बूढ़ी औरत। तो आप सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लें, एन ओल्ड वोमन। फिर आप हिंदी वाक्य को पीछे से आगे की ओर ट्रांसलेट करते चले आइए, मतलब कि वाक्य को उल्टा ट्रांसलेट करिए। इसमें सिर्फ आपको उस वाक्य में जितने शब्द आए हैं उनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए और आप एकदम सही इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए इसमें सबसे पीछे चलते हैं। तो सबसे पीछे लिखा है चाहती थी, तो इसकी इंग्लिश होती है वांटेड। तो वांटेड लिखेंगे। उसके बाद लिखा है पार करना, तो पार करना की इंग्लिश होती है क्रॉस। और आप देखिए कि इससे पहले जो वांटेड लिखा है यह एक वर्ब है और क्रॉस भी एक वर्ब है। तो अगर दो वर्ब आती हैं तो उसके बीच में टू का यूज करते हैं। तो लिखेंगे टू क्रॉस। उसके बाद सड़क, मतलब क्या पार करना चाहते हैं? सड़क। तो अ रोड। एन ओल्ड वुमन वांटेड टू क्रॉस अ रोड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार। गाइज, आज की वीडियो में हम एक हिंदी स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। पूरी स्टोरी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। वैसे तो अभी तक हमने जितने भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियो बनाए हैं उसमें हमने केवल ट्रांसलेशन के रूल बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इस पूरी हिंदी स्टोरी को आगे हमने जो ट्रिक बताई है उसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताएंगे, जिससे आपको क्लियर हो सके या आपको पता चल सके कि यह ट्रिक सिर्फ एक सेंटेंस पर लागू नहीं होती है बल्कि सभी सेंटेंस पर लागू होती है। और साथ ही साथ ट्रांसलेशन के जितने भी रूल हैं कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा वाक्य किस टेंस का है, सारे रूल्स भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। पहला वाक्य है, एक बूढ़ी औरत सड़क पार करना चाहती थी। तो इसकी इंग्लिश होगी एन ओल्ड वुमन वांटेड टू क्रॉस अ रोड। तो इसमें जो टेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा एन ओल्ड वुमन। उसके बाद लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है वांट। वांट मीन्स होता है चाहना और वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड लिखा। उसके बाद टू, फिर पार करना, क्रॉस मीन्स होता है पार करना। आ रोड मतलब रोड। अगर इसे हम ट्रिक से सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है जो कि है एन ओल्ड वुमन। उसके बाद आपको सेंटेंस में सबसे पीछे देखना क्या लिखा है। तो पीछे लिखा है चाहती थी, तो इसकी इंग्लिश होती है वांटेड। फिर उसके बाद पार करना, टू क्रॉस रोड, अ रोड। अगला वाक्य है वह कमज़ोर थी, सी वाज वीक। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वह चाहे आप ट्रांसलेशन के रूल से ट्रांसलेट करें या फिर ट्रिक से। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा सी। उसके बाद हमने लिखा वाज, क्योंकि थी की इंग्लिश होती है वाज। उसके बाद वीक कमज़ोर, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद अगर हम पीछे वाक्य में जाएंगे तो लिखा है थी जिसकी इंग्लिश होती है वाज। और उसके बाद लिखा है कमज़ोर वीक। अगला वाक्य, इसलिए वह मदद चाहती थी, देयरफॉर सी वांटेड हेल्प। देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, सी जो कि सब्जेक्ट है, सी मीन्स होता है वह। देखिए, ही की हिंदी भी होती है वह और सी की हिंदी भी होती है वह, लेकिन ही का यूज मेल के लिए किया जाता है और सी का यूज फीमेल के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट मतलब देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसलिए। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट जो है सी। उसके बाद आपको अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो सेंटेंस में सबसे पीछे देखना है क्या लिखा है। सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखा है चाहती थी, इसकी इंग्लिश होती है वांटेड। और उसके पहले लिखा है मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। तो इस प्रकार आप किसी भी सेंटेंस को उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देयरफॉर सी वांटेड हेल्प। अगर इसे हम टेंस के अनुसार करें तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो वांटेड है यह वांट की सेकंड फॉर्म है, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट जो हमने लिख दिया सी। उसके बाद लिखा जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वांटेड।
उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हेल्प। अगला वाक्य है उसने लंबा इंतज़ार किया। सी वेटेड लॉन्ग। सी जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद लास्ट में लिखा है इंतज़ार किया, जिसकी इंग्लिश होती है वेटेड। उसके बाद हम लंबा की इंग्लिश लिखेंगे जो कि होती है लॉन्ग। सी वेटेड लॉन्ग। यह भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। अगला वाक्य लंबे समय के इंतजार के बाद उसने बड़ी संख्या में स्कूली लड़कों को देखा। इस वाक्य में भी जो टेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा। आफ्टर अ लॉन्ग वेट सी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज। आफ्टर अ लॉन्ग वेट इसका मतलब होता है लंबे समय के इंतजार के बाद। उसके बाद आपको जो मेन सेंटेंस है उसने बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को देखा, तो इसमें सब्जेक्ट है उसने, जिसकी इंग्लिश होती है सी। फिर आपको सेंटेंस के लास्ट में जाना है, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है देखा, इसकी इंग्लिश होती है सा। फिर उसके पहले लिखा है बड़ी संख्या में स्कूली लड़कों को। यह समझ लीजिए एक फ्रेज है और इसकी इंग्लिश आपको साथ में लिखनी है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज। आफ्टर अ लॉन्ग वेट सी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज। लंबे समय के इंतजार के बाद उसने बड़ी संख्या में स्कूली लड़कों को देखा। वे हंस रहे थे और बात कर रहे थे। इसमें सबसे पहले आपको पहले वाले सेंटेंस की इंग्लिश लिखनी है। वे हंस रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है वे। वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद आपको सेंटेंस में पीछे देखना है, पीछे लिखा है थे की इंग्लिश होती है वर। हंस रहे इसकी इंग्लिश होती है लाफिंग। अगर इसमें देखें सेंटेंस में जो टेंस है वह कौन है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाया जाता है, फिर वर्ब की आंजी फॉर्म लिखी जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा दे जो कि है सब्जेक्ट, और यह एक फ्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर होता तो इसके बाद वाज का यूज होता, लेकिन यहाँ दे है जो कि एक फ्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर का यूज हुआ। और उसके बाद लाफ की आंजी फॉर्म लाफिंग का यूज हुआ। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और बात कर रहे थे एंड टॉकिंग। टॉकिंग मतलब कि बात कर रहे थे। दे वर लाफिंग एंड टॉकिंग। वे हंस रहे थे और बात कर रहे थे। अगला वाक्य वे घर जा रहे थे। दे वर गोइंग होम। तो इसमें सबसे पहले दे जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको वाक्य को पीछे से ट्रांसलेट करते चले आना है। तो सबसे लास्ट में लिखा है थे, जिसकी इंग्लिश होती है वर। उसके बाद जा रहे की इंग्लिश होती है गोइंग। उसके बाद घर की इंग्लिश होती है होम। दे वर गोइंग होम। और अगर इसको हम टेंस के अनुसार बनाएं तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वर लगाई, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होम लिखा। अगला वाक्य है इसलिए वे खुश थे। तो इसलिए की इंग्लिश होती है सो। उसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट है वह है वे, जिसकी इंग्लिश होती है दे। फिर आपको लिखना है खुश थे। थे की इंग्लिश होती है, सबसे लास्ट में लिखा है थे की इंग्लिश होती है वर। फिर खुश थे, इसके लिए आप हैप्पी लिख सकते हैं या फिर वेरी हैप्पी, मतलब कि बहुत खुश थे। सो दे वर वेरी हैप्पी या फिर सो दे वर हैप्पी। अगला वाक्य है उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा। सबसे पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना है जो कि है उन्होंने, इसकी इंग्लिश होती है दे। फिर आपको लास्ट में पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करना है। पीछे लिखा है देखा, जिसकी इंग्लिश होती है लुक्ड। फिर को मतलब बूढ़ी औरत को, एट द ओल्ड वोमेन। दे लुक्ड एट द ओल्ड वोमेन। उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा, या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने बूढ़ी औरत की ओर
देखा, उन्होंने उसकी मदद नहीं की। दे डिडंट हेल्प हर। तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट लिखना है जो कि है दे। उसके बाद वाक्य के लास्ट में लिखा है नहीं की, तो इसकी इंग्लिश होती है डिड नॉट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिडंट। उसके पहले लिखा है मदद, जिसकी इंग्लिश होती है हेल्प, और उसके पहले लिखा है उसकी, जिसकी इंग्लिश होती है हर। अगर यहाँ पर मेल होता, मेल की बात कही जाती कि उसकी, तो हिम होता। दे डिडंट हेल्प हर। अगर इसमें हम टेंस देखें तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद डिड नॉट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है दे, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद मतलब हेल्प, हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट उसकी, जिसकी इंग्लिश होती है हर। दे डिडंट हेल्प हर। वे चले गए। दे वॉक्ड अप। दे वॉक्ड अप, वे चले गए। वे की इंग्लिश होती है दे, चले गए, वॉक्ड अप। अगला वाक्य है लेकिन एक लड़का बूढ़ी औरत के पास गया। बट वन बॉय वेंट टू द ओल्ड वोमन। लेकिन की इंग्लिश होती है बट। सब्जेक्ट है एक लड़का, जिसकी इंग्लिश होगी वन बॉय। फिर आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना है, तो लास्ट में क्या लिखा है गया, जिसकी इंग्लिश होती है वेंट, क्योंकि जाना जिसकी इंग्लिश होती है गो, और गया इसकी इंग्लिश होती है वेंट। के पास, इसके लिए टू लगाएंगे। बूढ़ी औरत, द ओल्ड वोमन। बूढ़ी औरत के पास, पूरे के लिए जो इंग्लिश होगी वह होगी टू द ओल्ड वोमन। बट वन बॉय वेंट टू द ओल्ड वोमन। लेकिन एक लड़का बूढ़ी औरत के पास गया। इसमें जो टेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट है। अगला वाक्य है उसने उससे कहा माँ क्या आप सड़क पार करना चाहती हैं। ही सेड टू हर मदर डू यू वांट टू क्रॉस द रोड। ही मीन्स उसने, सेड टू हर उससे कहा, किससे कहा, जो बूढ़ी औरत थी। मदर माँ, क्या आप सड़क पार करना चाहती हैं। यह जो टेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो डज का यूज किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस में सबसे पहले लिख दिया जाता है और इसकी इंग्लिश निकल के आती है क्या। तो आपको क्या की इंग्लिश लिखनी है डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर आपको वाक्य में लास्ट में देखना है। लास्ट में लिखा है चाहती है, जिसकी इंग्लिश होती है वांट, फिर आपको वांट लिखना है। उसके पहले देखिए क्या लिखा है, सड़क पार करना, टू क्रॉस द रोड। और अगर हम इसे टेंस के अनुसार बनाएं तो जिसका रूल होता है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वह है यू। तो सबसे पहले लिखा जाएगा डू, उसके बाद यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है वांट, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, टू क्रॉस द रोड। अगला वाक्य मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। मैं, इसकी इंग्लिश होती है आई, जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है मदद करूँगा, जिसकी इंग्लिश होती है विल हेल्प। उसके पहले लिखा है आपकी, मतलब कि यू, आपकी यू, आई विल हेल्प यू। यह फ्यूचर का वाक्य है इसलिए विल का यूज हुआ है। अगला वाक्य मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा, आई विल टेक यू टू द अदर साइड। किसी भी वाक्य में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश लास्ट में लिखी जाती है और मेन सेंटेंस की इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो इसमें मेन सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश बना लीजिए, मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई। उसके बाद अगर लास्ट में देखेंगे तो लिखा है ले जाऊंगा, जिसकी इंग्लिश होती है विल टेक। फिर लिखा है उसके पहले तुम्हें, जिसकी इंग्लिश होती है यू। फिर अदर वर्ड्स क्या बचा, दूसरी तरफ, टू द अदर साइड्स।
आई विल टेक यू टू द अदर साइड्स। अगर इसे हम टेंस के अनुसार बनाएं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि आप फ्यूचर में हैं इसलिए विल का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो उसके बाद विल लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जो कि है टेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है यू। उसके बाद अदर वर्ड्स लिखना है जो कि है दूसरी तरफ, जिसकी इंग्लिश होती है टू द अदर साइड। अगला वाक्य, लड़के ने बुढ़िया की मदद की। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वोमन। लड़के ने मतलब लड़के, जो कि क्या है सब्जेक्ट द बॉय, मदद की हेल्प्ड। वाक्य के लास्ट में क्या लिखा है, मदद की, जिसकी इंग्लिश होती है हेल्प्ड। उसके पहले लिखा है बुढ़िया की, द ओल्ड वोमन, द ओल्ड वोमन। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वोमन। वह उसे सड़क के उस पार ले गया। ही लेड हर अक्रॉस द रोड। ही मीन्स वह, लेड हर अक्रॉस द रोड मतलब उसे सड़क के उस पार ले गया। अक्रॉस मतलब उस पर, द रोड सड़क। ही लेड हर अक्रॉस द रोड। वह उसे सड़क के उस पार ले गया। उसने एक अच्छा काम किया। ही डिड अ गुड डीड। उसने, ही वाक्य के लास्ट में लिखा है किया, जिसकी इंग्लिश होती है डिड। तो ही के बाद डिड लिखेंगे। उसके पहले लिखा है एक अच्छा काम, अ गुड डीड। ही डिड अ गुड डीड। वह खुश था। ही वॉज हैप्पी। ही वॉज हैप्पी। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश। अगला वाक्य, उसने कहा मैंने किसी की माँ की मदद की है। ही सेड, उसने कहा, आई हेल्प्ड समवन्स मदर। आई जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, मदद की, जिसकी इंग्लिश होती है हेल्प्ड। फिर उसके पहले किसी की माँ की, समवन्स मदर। समवन्स मतलब किसी की, मदर माँ मतलब किसी की माँ की, समवन्स मदर। आई हेल्प्ड समवन्स मदर। उसने कहा मैंने किसी की माँ की ही मदद की। ही सेड आई हेल्प्ड समवन्स मदर। अगला वाक्य, तो कोई मेरी माँ को उसके बुढ़ापा में मदद करेगा। सो समबडी विल हेल्प माई मदर इन हर ओल्ड एज। सो तो समबडी मतलब कोई, विल हेल्प सहायता या मदद करेगा, माई मीन्स मेरी, मदर माँ की या माँ, इन में हर उसके मतलब कि माँ के, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में, ओल्ड एज बुढ़ापे में। सो समबडी विल हेल्प माई मदर इन हर ओल्ड एज। गाइज यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।